गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे लागत की विभिन्न अवधारणाएं। आज हम देखेंगे दीर्घकाल में लागतें कैसे होती हैं। दीर्घकाल में उत्पादन यंत्रों और उत्पत्ति का पैमाना बदला जा सकता है। क्यों बदला जा सकता है? क्योंकि ये काफ़ी लंबा टाइम होता है कि आप जितना उत्पादन करना है उस उत्पादन के अनुसार आप उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए अगर हम कहें तो दीर्घकाल में कोई भी लागत स्थिर लागत नहीं होती है। तो अगर हम दीर्घकाल में बात करेंगे जब टीसी की, तो वहाँ पर टीएफसी नाम का ये कंसेप्ट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जब हम एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट जैसा कंसेप्ट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दीर्घकाल में हमें प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभी लागतें परिवर्तनशील होती हैं। दीर्घकाल में केवल कौन सी लागतें रह जाएंगी? फिर वह रह जाएंगी सिर्फ टीसी, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और टीसी इक्वल्स टीवीसी हो जाएगा। क्योंकि जितनी भी लागतें होंगी वह परिवर्तनशील लागतें होंगी। तो सभी परिवर्तनशील लागतों का जोड़ टोटल कॉस्ट कहलाएगा। यद्यपि प्रत्येक उत्पादक अपनी अल्पकालीन लागतों पर ही अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके प्राय सभी कार्य अल्पकाल से संबंधित होते हैं, परंतु फिर भी उत्पादक अपने उद्योग के आकार के संबंध में निर्णय लेते समय उसकी भविष्य की आशाओं और संभावनाओं को ध्यान में रखता है। अतः अल्पकाल का संबंध किससे है? आर्थिक निर्णयों से है, जबकि दीर्घकाल का संबंध आर्थिक कार्यों से है। सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घकालीन औसत लागत रेखा, यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस पर क्वेश्चन आपके आता है कि दीर्घकालीन लागत वक्र किस प्रकार का होता है और इसको लिफाफा वक्र क्यों कहा जाता है। तो अभी हम इसको देखेंगे कि क्यों इसे एनवेलप कर्व भी कहा जाता है। दीर्घकाल चूँकि अल्पकाल से ही मिलकर बनता है, अतः दीर्घकाल में उत्पादक अपने सभी साधनों में परिवर्तन कर सकता है और सभी लागतें, सभी साधन इसमें परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में उत्पादक अपने उत्पादन साधनों को वांछित सीमा तक परिवर्तन कर उत्पादन का पैमाना बदल सकता है। यानी आप कितने साधन यूज़ करने वाले हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने उत्पादन का पैमाना बदल दिया है क्या। अतः जब भी उत्पादन का आकार बदला जाता है उतनी बार ही नए अल्पकालीन लागत वक्र होंगे। इसको वापस से अगर हम देखें तो देखिए, दीर्घकालीन जो लागत वक्र होता है, चूँकि प्रोड्यूसर अगर ये डिसाइड करता है कि मुझे उत्पादन, जैसे इस उदाहरण में हम देखते हैं, ये इस डायग्राम में आप देखिए। सबसे पहले अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता है कि मुझे उसे उत्पादन यहाँ पे Q1 उत्पादन करना है, तो ऐसी परिस्थिति में वह शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के ये वाला SSC1, ठीक है, इसको चुनेगा उत्पादन करने के लिए। अब अगर मान लीजिए उसका विचार बदलता है कि नहीं, उत्पादन मुझे बढ़ाना है अपना, और वह मान लीजिए वह ये डिसाइड करता है कि मुझे उत्पादन Q2 पॉइंट पे करना है, तो इस Q2 पॉइंट से संबंधित जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होगा, जैसा कि इसमें दिखाया गया है SSC2, तो वह यहाँ पर उत्पादन करेगा और इसके अनुसार आपका लागत वक्र होगा SSC2। अगर मान लीजिए वह ये डिसाइड करता है कि नहीं, उसे उत्पादन बढ़ाना है अपना और उत्पादन बढ़ाकर Q2 पे करना है, तो ऐसी परिस्थिति में वह इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट SSC3 को वह चुनेगा। इस प्रकार जैसे जैसे वह उत्पादन की मात्रा बदलेगा, उत्पादन का पैमाना बदलता जाएगा और उसके अनुसार अल्पकालीन लागत वक्र बनेंगे। और ये अल्पकालीन लागत वक्र के सभी पॉइंट्स को जब आप मिला देंगे, ठीक है, कौन से वाले पॉइंट्स को मिलाना है? जहाँ पर वो उत्पादन करता है, एक प्रोड्यूसर जहाँ उत्पादन कर रहा है उन पॉइंट्स को मिलाना है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये जो SSC कर्व है, इस SSC कर्व का ये वाला पॉइंट आपके इस पॉइंट पे आप उत्पादन कर रहे हैं, है ना, तो इस पॉइंट के ऊपर उत्पादन कर रहे हैं, तो इससे संबंधित जो आपका LAC कर्व बनेगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, वह इसको स्पर्श करता हुआ जाएगा। इसी तरीके से आपने मान लीजिए उत्पादन के लिए सोचा है कि Q2 पॉइंट पे आपको उत्पादन करना है, तो इससे संबंधित जो आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होगा, उसके पॉइंट को आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इसको स्पर्श करता हुआ टेंजेंट होके हुए जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम लेते चलेंगे।
अगर मान लीजिए ये डिसाइड किया जाता है कि Q3 पॉइंट तक उत्पादन करना है, तो उससे संबंधित शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जहाँ होगा, जहाँ पर आप उत्पादन कर रहे हैं उससे संबंधित उसको स्पर्श करते हुए आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट निकलती हुई जाएगी। इसी प्रकार से अगर ये संभावना बनती है कि उत्पादन का Q4 पॉइंट लिया जाता है, तो उससे संबंधित आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का जो ये पॉइंट है SS3, ये इस तरीके से यहाँ स्पर्श कर रहा है, तो इससे संबंधित आप अपना LAC कर्व है उसको इससे स्पर्श करते हुए लेके जाएंगे। तो जितना आप उत्पादन करते हैं उससे संबंधित जो आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, उस पॉइंट को आप मिला देंगे तो आपको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व प्राप्त होगा, जिसे हम दीर्घकालीन औसत लागत वक्र कहते हैं। अब अगर हम बात करें इसमें, जैसा कि इस प्रकार यदि अनेक अल्पकालीन औसत लागत रेखाओं को स्पर्श करती हुई रेखा खींची जाए, तो जो रेखा बनती है वह दीर्घकालीन औसत लागत वक्र कहलाती है। दीर्घकालीन औसत लागत रेखा बताती है कि उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन से औसत लागत किस प्रकार परिवर्तित होती है। यानी जैसे ही आपने डिसाइड किया है कि मुझे उत्पादन करना है, इतना उत्पादन करना है, तो उससे संबंधित जो आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होगा, ठीक है, उस एवरेज कॉस्ट को स्पर्श करती हुई रेखा जो निकलेगी वह LAC कर्व कहलाती है। यहाँ जो आप इससे पहले वाला जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देखिए कि LAC कर्व है, ये कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल जा रही है बिल्कुल, यानी ये है कांस्टेंट। जैसा कि हमने सेकंड वाले डायग्राम में हम देख रहे हैं कि LAC की शेप इस तरीके से आ रही है, यू शेप आ रही है। यहाँ LAC की शेप आपके बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ रही है। ये क्या बता रही है? तो यानी इनकी जो शेप है एक जैसी नहीं होती है। अगर जब लागत समता नियम चलेगा, तो लागत समता नियम में आपका जो LAC कर्व है वह इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये कैसे प्राप्त हुई? ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के हर एक पॉइंट को मिला दीजिए आप, है ना। जहाँ हर एक पॉइंट को जब आप मिलाते हुए जाएंगे, आप ये भी ध्यान रखना कि जो आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है कर्व है, वह इसके नीचे से होता हुआ नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि जो LAC कर्व है वो इसको कवर करेगी। SSC कर्व के जितने भी जो भी हैं पॉइंट, कर्व के जितने भी पॉइंट है जहाँ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसको कवर करती हुई जाएगी, ठीक है ना। लेकिन कोई भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से नीचे होता हुआ नहीं जाएगा। कि अगर आपने मान लीजिए ये डायग्राम में अपने SSC कर्व को इस तरीके से नीचे होते हुए डाल दिया और LAC कर्व ऊपर है, तो आपका ये उत्तर गलत हो जाएगा, ये डायग्राम आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि SSC कर्व को ये समेटते हुए जाता है LAC कर्व, इसीलिए इसे लिफाफा वक्र भी कहा जाता है। जैसे लिफाफे में सारी चीज़ें आ जाती है अंदर, बाहर कोई चीज़ नहीं रहती है, इसी प्रकार से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जितने भी हैं वह सारे LAC के डायग्राम के अंतर्गत उसके अंदर ही सिमट जाते हैं, तो इसलिए इसको लिफाफा वक्र भी कहा जाता है, ठीक है। और ये लागत समता नियम में ये बिल्कुल आपका हॉरिजॉन्टल LAC कर्व प्राप्त होगा। तो दीर्घकाल में अगर उत्पादन समता नियम लागू होगा तो LAC कर्व की शेप इस तरीके से आएगी बिल्कुल, ठीक है। ये आपके LAC कर्व को आप मैंने जैसा बताई दिया, इसे लिफाफा वक्र कहा जाता है क्योंकि ये सभी अल्पकालीन औसत लागत वक्र को अपने आवरण में छिपा लेता है। जैसे लिफाफा क्या करता है, अपने आवरण में छिपा लेता है ना सभी चीज़ों को, वैसे इसमें है। तो इस पर क्वेश्चन आया हुआ है निबंधात्मक में कि ये किस तरीके से करता है, तो आपको विद डायग्राम ये बताना है कि LAC कर्व किस तरीके से लिफाफा वक्र कहलाता है। आगे हम देखते हैं दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की विशेषताओं की बात करते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत सदैव अल्पकालीन औसत लागत से कम होती है, कभी भी LAC SSC से अधिक नहीं हो सकती है। आप इसको डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखिए जो मैंने LAC कर्व बनाया था इस तरीके का था, जिसमें आपके सारे SSC कर्व इस तरीके से सिमट जाते थे, है ना। इस तरीके से ये आपकी शेप आती थी LAC कर्व की। आपने ये भी देखा कि कोई सा भी SSC कर्व इसको काटता हुआ नीचे नहीं जाता है, वो सारे इसी के ऊपर ही रहते हैं, LAC कर्व के ऊपर ही रहते हैं। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है, जो जितना नीचे रहेगा यू शेप में, इसका मतलब क्या है कि न्यूनतम कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट बिल्कुल कम से कम आ रही है। तो SSC तो सारे ऊपर ही हैं,
इसलिए हम कह सकते हैं कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में जो लागत है वह लागत ज़्यादा होती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बनिस्पत। ठीक है। सेकंड है दीर्घकालीन औसत वक्र सदैव अल्पकालीन औसत वक्र के स्पर्श रेखा ही होता है, कभी भी वह एक दूसरे को काटते नहीं, क्योंकि काटने का अर्थ क्या है, काटने का अर्थ है अल्पकालीन औसत लागत से दीर्घकालीन औसत लागत का अधिक होना, जो कि असंभव है। मैं फिर वापस से कहूँगी यहाँ पे कि ये जो डायग्राम जब हम बना रहे हैं, इस डायग्राम में आप ये देख रहे हैं कि जो LAC कर्व है ये स्पर्श करता हुआ जाता है, जितने भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हैं उनको स्पर्श करता हुआ जाता है। कोई भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ये काटता हुआ नहीं जाएगा, या मैं कहूँ कि अगर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसे जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये काटेगा तो फिर इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व में लागत कम आ रही है, तो क्यों व्यक्ति लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की तरफ जाएगा, वह शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व में ही उत्पादन करेगा। ठीक है, आगे इसमें और देखते हैं। तीसरा पॉइंट, LAC का निम्नतम बिंदु उत्पादन की न्यूनतम लागत और फर्म के अनुकूलतम आकार को प्रकट करता है। इसकी शेप U आकार की होती है, परंतु LAC का चपटापन अल्पकालीन औसत लागत रेखा की अपेक्षा अधिक होता है। देखिए LAC जो कर्व है हमने बनाया, ये चपटा ज़्यादा होता है। अभी तक जब आप शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात कर रहे थे वो चपटा कम होता है, उसकी शेप इस तरीके से आती है, यानी यहाँ पर ये पेंदाइस्ता ज़्यादा रहता है, जबकि यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा चपटा रहता है। ठीक है, तो और ये जो मिनिमम पॉइंट है, इस मिनिमम पॉइंट पर LAC आपकी मिनिमम है, यानी अनुकूलतम आकार का उत्पादन किया जा रहा है। या जो आप प्लांट ले रहे हैं, जो भी संयंत्र आप ले रहे हैं, फर्म की साइज जो आप चुन रहे हैं वह फर्म की साइज क्या है, ऑप्टिमम है, लागत बिल्कुल मिनिमम रहती है इस पॉइंट पे। ठीक है, आप LAC के देखिए, आप इसके दाएं या बाएं की तरफ आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि लागत बढ़ रही है, कहीं ना कहीं लागत बढ़ रही है। सिर्फ इस पॉइंट पे ये लागत मिनिमम है, और इस पॉइंट से संबंधित जो आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ये क्या है, मिनिमम है। तो हम कह सकते हैं कि LAC जो है वह जहाँ चपटा है वहाँ अनुकूलतम आकार का उत्पादन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के बारे में भी हम देखते हैं। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र को भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसकी शेप कैसी होती है, ये भी आपके इसकी शेप को आप देखेंगे तो ये है आपके, जैसे ये LAC कर्व हो गया, और इसमें जितने भी SSC कर्व हैं जितने भी, ठीक है, इस तरीके से ये आपके SSC कर्व। और आप हमने जब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में, इनके रिलेशन के बारे में पढ़ा था, तब हम क्या कहते हैं कि इसके मिनिमम पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट काटता हुआ जाता है। तो ये मिनिमम पॉइंट पे, यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर LMC काटता हुआ जाएगा। LMC कैसे मिलकर बना है, ये भी मिलकर बना है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट से। यानी अब आप इसको देखेंगे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट किस तरीके से, यहाँ पे ये है SSC1, ठीक है, SSC1 से संबंधित शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या हो गया, ये इस तरीके से शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इसी तरीके से यहाँ पे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ये SMC2 हो गया। तो ये जो SMC2 और SMC1 जो है, इन पॉइंट्स को अगर आप मिला देंगे, इस रेखा को ऐसे मिलाते हुए लेके जाएंगे, तो आपको शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट से लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट प्राप्त हो रही है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट पे काटती हुई जाती है। तो जहाँ ये काटती हुई जा रही है उससे संबंधित देखिए आप इसमें, इस डायग्राम में ये जो LAC कर्व है, इसका जो मिनिमम पॉइंट है, इस मिनिमम पॉइंट पे ही SSC भी है, इस मिनिमम पॉइंट पे ही आपका SMC कर्व भी हो जाएगा। और चूँकि ये LAC का मिनिमम पॉइंट है, इसलिए इसके मिनिमम पॉइंट पे ही क्या होगा, अपने LMC कर्व भी जाएगा। तो ये क्या है, इसीलिए इसको ऑप्टिमम साइज ऑफ प्लांट कहा जाता है, यानी फर्म का अनुकूलतम आकार LMC कर्व। तो पर्टिकुलर इस पॉइंट पे अगर मैं इसे E पॉइंट कहती हूँ, तो इस पर आपका SSC, SMC, LAC, LMC ये सब क्या है, बराबर रहते हैं, इसलिए इसको ऑप्टिमम साइज ऑफ प्लांट कहा जाता है।
फर्म का, ठीक है। तो इससे संबंधित और तो आपका जो LMC कर्व है, इस LMC कर्व की शेप भी, जो कि ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हो गया, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट से LMC निकल गया। ये LMC आपके, अगर मान लीजिए यहाँ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है तो ये इससे संबंधित SMC हो गई। इसी प्रकार से यहाँ इससे संबंधित आपका SMC2 कर्व हो गया। तो ये सभी पॉइंट्स को जब आप मिला देंगे ना, तो आपको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके की इसकी शेप आएगी। तो इस प्रकार से आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमें प्राप्त होता है। और इसका जो पर्टिकुलर आपको, जैसे अभी मैंने ई पॉइंट बताया था, इस ई पॉइंट पर SSC भी न्यूनतम होती है, SMC भी SMC बढ़ती हुई होती है, लेकिन वो उसके SSC के न्यूनतम पॉइंट पे काटती हुई जाती है। तो SSC न्यूनतम होती है और LSC दोनों न्यूनतम होती है। वापस से आप देखिए इस डायग्राम में, पर्टिकुलर इस डायग्राम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इस डायग्राम के LSC कर्व आपका आ गया। LSC कर्व से संबंधित अपना ये SSC कर्व आ गया। चूँकि ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ये क्या है, न्यूनतम है, मिनिमम है। और इसी पॉइंट पे ये तो एक विशेषता तो ये हो गई, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों मिनिमम है। दूसरी विशेषता क्या होगी इसमें, दूसरी विशेषता है आपके कि इस पे SMC कर्व काटते हुए जा रही है, इसी प्रकार से LMC कर्व भी काटता हुआ सा जा रहा है। तो ये चारों क्या है, बराबर भी रहेंगे इस पॉइंट पे ही, ठीक है। फिर है आगे हम देखते हैं, इसमें आपके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कॉस्ट से संबंधित अनुभव आश्रित अपने एविडेंस क्या क्या हमें प्राप्त होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।